Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Today we shall start to understand a new act, that is the Sale of Goods Act 1930. So बच्चों, if you look at the year of this act, it mentions as 1930. इससे ये समझ आता है कि ये एक्ट प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, यानी इंडिपेंडेंस मिलने से कई साल पहले ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट बनाया था. In fact, this act was actually a part of Indian Contract Act 1872. Section 76 से Section 123 के अंदर ये एक्ट इंक्लूडेड था. बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बढ़ती नीड एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन सेक्शंस में काफ़ी बदलाव लाना ज़रूरी पड़ गया. एंड तब ये डिसाइड हुआ कि सेक्शन 76 से सेक्शन 123 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील करके एक होल न्यू एक्ट शुड बी फॉर्मुलेटेड, एंड दैट्स हाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू इफेक्ट. इवन दो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट हो गया था, बट सेल ऑफ गुड्स क्योंकि एक अरेंजमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़, यहाँ भी रेफरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल अप्लाई. तो इसलिए जहाँ कोई वर्ड्स का डेफिनेशन अगर इस एक्ट में हमें नहीं मिलता है तो हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफ़र करेंगे, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट आखिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक बच्चा है. So now if you look at the title of the act, it talks of sale of goods. Now what is the meaning of sale? तो बच्चों, कॉमन लैंग्वेज में सेल का मतलब होगा बेचना एंड खरीदना. अगर इसको हम स्पेसिफिक वर्ड्स में समझें तो सेल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, जहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन. द नेक्स्ट वर्ड इन द टाइटल ऑफ दिस एक्ट इज़ गुड्स. अब ये एक्ट में लॉ ने गुड्स को स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, जो हम आगे देखेंगे. बट फिलहाल के लिए प्लीज़ नोट दैट गुड्स का यहाँ मीनिंग होता है ओनली एंड ओनली मूवेबल गुड्स, विच मीन्स अगर मूवेबल गुड्स बेचना एंड खरीदना गया है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को रेफ़र किया जाएगा. तो द क्वेश्चन इज़, मैम अगर इमूवेबल गुड्स बेचा और ख़रीदा गया तो देन बच्चों देर इज़ अ स्पेसिफिक एक्ट कॉल्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. Now if we talk about contract of sale, so there are two parties, seller जो गुड्स बेच रहा है एंड बायर वो जो गुड्स खरीद रहा है. Now before we move on to the act and sections, let's first understand the most important definition of this act, that is goods. Section 2 subsection 7 ने गुड्स को बहुत ससिंक्टली डिफाइन किया है, which states गुड्स का इस एक्ट में मीनिंग है every kind of movable property. Now बच्चों, what is movable property? अक्सर बच्चों का जवाब होता है वो गुड्स जो one place to another place easily move किया जा सकता है, that is called as movable goods. Now let's say a fan. अब फैन तो सीलिंग पे अफिक्स होता है. Would fan be considered as movable goods? The answer is yes. तो बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें यूज़ करने के लिए या तो ज़मीन पे या दीवार पे या सीलिंग पे अफिक्स करनी पड़ती हैं. जैसे एसी, हमने उसे यूज़ करने के लिए वॉल पे अफिक्स करना पड़ता है, जिसे वो फ़िलहाल मूव नहीं कर सकती, लेकिन क्या हम उसे वहाँ से निकाल सकते हैं? इफ़ द आंसर इज़ येस, देन वो चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी है. अब लैंड एंड बिल्डिंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं की जा सकती, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल गुड्स. उसी तरह फ्लोर पे लगी टाइल्स जब लाई गई थी तो मूवेबल थी, बट अफिक्स हो जाने के बाद अब उसे उसी कंडीशन में नहीं निकाला जा सकता. अगर निकालने की कोशिश की तो टूट जाएगी. तो नाउ दैट फ्लोर टाइल वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी. सो द बॉटम लाइन इज एनी गुड्स विच इवन इफ इट इज़ अफिक्स्ड टू अ वॉल, फ्लोर और सीलिंग, लेकिन उसे निकाल के दूसरी जगह लिया जा सकता है, तो देन दैट गुड वुड बी कंसिडर्ड एज मूवेबल गुड्स. ये हो गई फर्स्ट लाइन की अंडरस्टैंडिंग. देन द सेकेंड लाइन ऑफ डेफिनेशन सेज लॉ ने दो चीज़ों को स्पेसिफिकली गुड्स के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया है, दैट इज़ एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. अब लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्शनेबल क्लेम्स. सो हर वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक पर्सन की राइट्स निकलती है और दूसरे के ड्यूटीज़, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के नॉन परफॉर्मेंस पे एक्शंस लिया जा सकता है. दिस इज़ कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम. अब एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे एक चेक है. अब चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मान लो ए ने बी से कोई गुड्स खरीदा एंड इन कंसिडरेशन एक चेक बनाया 10,000 का एंड बी को दे दिया. अब यहाँ बी का राइट्स है टू रिसीव द मनी एंड उसी तरह ए का ड्यूटी है टू क्लियर द चेक. अब अगर मान लो ए ने बी का चेक क्लियर नहीं किया या बाउंस करवा दिया तो व्हाट राइट्स विल बी हैव? सो बच्चों, बी कैन फाइल एन एक्शन अगेंस्ट ए bases the check
कि ए ने मुझसे गुड्स लिया बट पेमेंट क्लियर नहीं किया. सो हियर दिस चेक बिकम्स एन एक्शनेबल क्लेम. सो हियर लॉ स्टेट्स दैट ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक पर्सन की राइट्स एंड दूसरे की लाइबिलिटीज़ अराइज हो रही है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम. दैट एक्शनेबल क्लेम इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स. देन द नेक्स्ट इज मनी. बच्चों, मनी से ज़्यादा मूवेबल चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है. कितने जल्दी मूव होती है फ्रॉम वन हैंड टू द अदर. लेकिन मनी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स. कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं आपको अपनी 500 की नोट देती हूँ, बदले में आप मुझे आपकी 1000 की नोट दे दो. बच्चों, मनी वो मोड ऑफ एक्सचेंज है जिससे आप गुड्स खरीद सकते हो. मनी खुद एक गुड्स नहीं है. इसलिए गुड्स के डेफिनेशन में लॉ ने एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी दोनों को ही एक्सक्लूड कर दिया. चलिए अब समझते हैं लॉ ने किन चीज़ों को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है गुड्स के डेफिनेशन में. Then the next line speaks what is specifically included in the definition of goods. Stock and shares. अब बच्चों, यहाँ स्टॉक का मीनिंग काफ़ी ब्रॉड है टू इंक्लूड शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज़. तो लॉ ने कहा है स्टॉक एंड शेयर्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स. देन ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड. अब ग्रास है, क्रॉप्स है, ये सब ज़मीन से उगते हैं, ये ज़मीन से अफिक्स्ड है, मूव नहीं होते. लेकिन हर वो चीज़ जो सेल करते वक्त सेवर्ड यानी सेपरेट की जा सकती है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज मूवेबल गुड्स. अब ये क्रॉप्स, ग्रास, ये सब सेल करते वक्त किसान इन्हें कट कर देता है, तो ये बन जाते हैं मूवेबल गुड्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. तो बच्चों, ऐसे तो गुड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स. जो गुड्स सेल या परचेस करते वक्त प्रेजेंट भी है एंड रेडी टू सेल कंडीशन में भी है, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स. जैसे एक साइकिल की दुकान पे जाते हो आप एंड एक साइकिल पसंद करते हो. नाउ दिस साइकिल इज़ देयर इन द स्टोर, प्लस वो रेडी टू सेल कंडीशन में भी है कि पैसे दो और अभी ले जाओ. देन दिस साइकिल इज़ कंसिडर्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स. अब बच्चों, एग्जिस्टिंग गुड्स की भी 2 टाइप्स है: स्पेसिफिक गुड्स एंड जेनरिक गुड्स. जैसे मान लो यू गो टू अ फास्ट ट्रैक शोरूम, वहाँ आपको रेड वॉच पसंद आई एंड यू सेट द स्टोर पर्सन टू शो यू दैट रेड वॉच. अब बच्चों, इतनी सारी वॉच में से यू वांट दैट स्पेसिफिक रेड वॉच. नाउ दैट रेड वॉच वुड बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक गुड्स. एंड वही अगर एक दिन मम्मी ने आपको 1 किलो शक्कर लाने भेजा, अब आप दुकान पे गए, वहाँ देखा कि एक जूट बैग में 10 से 15 किलो शक्कर दुकान में है. अब आप भैया को क्या बोलोगे कि उस जूट बैग के राइट बॉटम कॉर्नर का 1 किलो शुगर दो? नहीं ना, यहाँ आप कोई स्पेसिफिक शुगर नहीं मांग सकते. सो दिस गुड्स इज कॉल्ड एज जेनरिक गुड्स. देन द नेक्स्ट काइंड ऑफ गुड्स इज़ फ्यूचर गुड्स, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त प्रेजेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर में राइज हो जाएगा. जैसे मान लो मैं फ्रेंच फ्राइज एंड चिप्स सेल करती हूँ. अब इसलिए पोटैटोज़ मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है. सो आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर दैट इन आफ्टर 6 months आई विल बाय 100 kilos ऑफ पोटैटोज़ फ्रॉम यू एट अ प्राइस ऑफ 10 per kg. वो मान लिया. नाउ दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट मेड टुडे बट फॉर अ फ्यूचर गुड. Then the next kind of good is contingent good. अब contingent good को भी future goods ही कहा जाता है, लेकिन आप इसे और एक नाम से कह सकते हो yet to arrive goods. Because contingent goods का purchase depend करता है on happening and non-happening of a specific event. For example, आपने Amazon से कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर रिसीव हो गया एंड डिस्पैच हो गया एंड इज़ अराइविंग ऑन अ शिप. अब ये गुड्स कंटिंजेंट गुड्स हैं, विच मीन्स ये अराइव फ्यूचर में होगा एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन द सेफ अराइवल ऑफ द शिप टू. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड अंडर दिस एक्ट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स. बच्चों, टाइटल टू गुड्स का मीनिंग होता है ओनरशिप ऑफ द गुड्स. जैसे इफ़ आई हैव अ कार, आई ओन दैट कार. कार के पेपर्स मेरे नाम पे हैं, मतलब आई हैव द टाइटल टू द गुड्स. अब मान लो आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो एंड यू कम आस्किंग फॉर माई कार टू ड्राइव. ऐसे ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ले लो. अब क्योंकि आप मेरी कार लेकर लेट्स से वेकेशन पे जा रहे हो, अब अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ा, हाउ विल यू शो दैट दिस कार हैज़ वैलिडली कम टू यू, या ये कार कोई चोरी की कार नहीं है? तो इन दिस केस you shall carry all my documents and papers of the car along with you. This is called as document of title to goods. अब ऐसे बहुत इंस्टेंसेस पे ये होता है कि गुड्स आर कैरिड
transferred, shipped by a non-owner of the goods. Now, to show that they have been authorized by the owner of the goods to carry these goods along with them, different documents are issued in the form of bill of lading, dock warrant, warehouse keeper's certificate, railway receipt, and etc. Now, the next very important definition under Sale of Goods Act is property. Now, what is the meaning of property? आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, लोग अपने घर गाड़ी को देख कर कहते हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, which means I am the owner of this goods. Property denotes the term ownership. To make it very simple, property can be of two types, general property and special property. अब general property वो property है which can be owned by anyone, जो कोई इंडिविजुअल से रिलेटेड स्पेसिफिक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, ये ऐसी चीज़ है जो मैं भी खरीद सकती हूँ, आप भी खरीद सकते हो. मैंने खरीद लिया, फिर मैंने इसको बेच दिया. दिस इज़ जनरल प्रॉपर्टी. वेर एज स्पेशल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय स्पेसिफिक पीपल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो and put this up on YouTube. Now this becomes my special property. No one, I again repeat, no one other than me can own this, nor can it be transferred without my permission. और अगर किसी ने ऐसा किया, of course I can take action against them. Now let's understand an important distinguish between sale and agreement to sell. अब सेल मीन्स जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स एक्चुअली ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जबकि अग्रीमेंट टू सेल में दोनों पार्टीज अभी सिर्फ अग्रीमेंट इंटर कर रहे हैं टू सेल द गुड्स इन फ्यूचर. यहाँ अभी गुड्स एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अभी सिर्फ अग्रीमेंट बन रहा है कि गुड्स बाद में ट्रांसफ़र होगा. देन द सेकेंड पॉइंट इज सेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है. Agreement to sell is an executory contract, जहाँ parties are yet to complete their part of performances. Sale में property in the goods one person to another person transfer यानी पास हो जाती है, जबकि agreement to sell में goods future में पास होगा. अब क्योंकि सेल में goods transferred हो गया है, in this case loss risk to the goods will have to be borne by the buyer of the goods. अग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि गुड्स हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड, रिस्क इन द गुड्स अभी भी सेलर की जिम्मेदारी है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है. नाउ फॉर अ सेल टू टेक प्लेस देयर हैज़ टू बी वन पर्सन जो ऑफर देगा अपने गुड्स को बेचने का. फॉर अ सेल टू बी कंप्लीटेड एक ऐसा पर्सन होगा जो वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा. अब ऑफ़र और एक्सेप्ट होने के बाद देयर विल बी अ प्राइज़ और अ कंसिडरेशन. मतलब चीज़ें बेची और ख़रीदी फ्री में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर फ्री है तो वो सेल नहीं होगा, उसे गिफ्ट या डोनेशन माना जाएगा. प्लस इट कैन नॉट बी एनीथिंग अदर देन मनी. जैसे आई कैन नॉट से दैट आई विल सेल माई फ़ोन टू यू और कंसिडरेशन के तौर पे आप मुझे आपका फ़ोन दे देना. ये सेल नहीं है. दिस इज़ कॉल्ड एज बार्टर. दिस मीन्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल there must be a price. हाँ, price can either be prefixed or it can be mutually decided between the parties. Then the next is delivery of goods. अच्छा, delivery of goods अभी भी हो सकता है, future में भी हो सकता है. Then the next is contract of sale. या तो आप orally बना सकते हो, या writing में कर सकते हो, या एक implied way में भी कर सकते हो. हाँ, ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बिगर वैल्यू के हैं तो एडवाइजेबल है कि आप वो रिटन फॉर्म में बनाओ, जैसे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलवेज इन रिटन फॉर्म होते हैं. तो बच्चों, दिस वाज द बेसिस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, where we covered few important concepts and definitions under this act. Hope you've understood the same, and in case of any questions, do let me know in the comments below. And all the notes on this topic is provided on my Telegram group, of which the link is already in the description. Stay tuned for the next video on this topic. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.